स्वागत है हमारे आज के वीडियो के अंदर। तो आज विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और जो चीज़ें बताई गई थी उसमें से भी सवाल पूछे गए हैं। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। और हमारा जो ये पहला जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आज का विज्ञान विषय का पेपर था, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। जो पहला सवाल था हमारा, पहला सवाल पूछा गया था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन से जीव में पुनर्जन्म द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? मैंने 2 दिन जो पहले जो वीडियो डाली थी उसमें ये भी था कि पुनर्जनन की से नई जीव की उत्पत्ति किसमें होती है? प्लेनेरिया, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम या केचुआ। देखो प्लेनेरिया में क्या होता है? द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। केचुआ होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लेनेरिया हो जाएगा। नंबर 3, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है। जो किडनी है, जो वृक्क है, वो कौन से तंत्र से संबंधित है? पोषण, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो क्या होगा आपका? उत्सर्जन। जो किडनी है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल था हमारा जो हमारा जो अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये देखो आपके बुक के अभ्यास प्रश्न में से पूछा गया सीधा सीधा सवाल है। इंसुलिन, देखो इंसुलिन हार्मोन आपके अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, मतलब हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। और साइटोकाइनिन ये है आपका पादप हार्मोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका एक पादप हार्मोन है। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? देखो अगर आपसे F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात पूछा होता तब तो आपका 9:3:3:1 हो जाता। इसने पूछा जिन प्रारूप, तो जिन प्रारूप क्या होगा आपका? 1:2:1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा 1:1, यानी कि 1:2:1। ठीक है। और लक्षण प्रारूप होता तो 9:3:3:1 हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पाद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्पाद। उत्पाद क्या करता है? ऊर्जा का आपके क्या करता है? सोलर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स ऑफ द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? विषम पोषी। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है अगला सवाल है अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल पूछा गया था कि आपके गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो r और f के बीच में सीधा सीधा संबंध होता है, r इज इक्वल टू 2f। जो r होता है वो फोकस दूरी के क्या होता है? दुगुनी होता है। और अगर f पूछा जाता तो f बराबर क्या हो जाता? r/2, सीधा सीधा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपके जो त्रिज्या और r और f के बीच में जो संबंध है वो क्या होगा आपका? r इज इक्वल टू 2f, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्मा में से गुजरने के पश्चात अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश को जो सबसे कम झुकता है, विचलन सबसे कम, देखो दो चीजें ध्यान रखना। अगर आपसे विचलन पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका होता है, तब तो बैंगनी रंग का होता है। इसने पूछा सबसे कम, तो किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो विचलन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। तरंग दैर्ध्य पूछी जाए, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। लेकिन विचलन सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। और बैंगनी का सबसे ज्यादा होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हर बार पूछा गया है एग्जाम में, और इस बार भी पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में P और Q में मुद्दे तुल्य प्रतिरोध। देखो इसको समझते हैं, अच्छा सा सवाल है। देखो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ऊपर दे रखा है आपका समांतर क्रम। तो पहले तो जो श्रेणी क्रम में दे रखा है उसको देख के सॉल्व करते हैं। तो आर बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है। R1 कितना है? 2। R2 कितना है? 2। R2 और 2 कितना हो गया? 4 ओम। अब ये 4 ओम हो गया। अब यहाँ पर ये 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 ओम आ जाएगा। अब देखोगे जब ये ऊपर 4 ओम है, नीचे भी 4 ओम है, तो अब ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम हो जाएगा। और समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। क्लियर। अब 1/r1 कितना है आपका? 2, सॉरी 4। और R2 भी कितना है? 4। अगर इनका लसअप लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 में 4 डिवाइड करेंगे, एक एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1। और यहाँ पर भी ये सेम आएगा, 1 प्लस 1, तो कितना हो गया आपका? 2/4, 2/4 हो गया। अब 1/r क्या है? 2/4। तो r बराबर क्या होगा? 4/2।
जो 4/2 करोगे तो 4/2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 2 ओम होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसका 2 ओम हो जाएगा। तो जो जिसने भी आंसर 2 ओम लिख करके आया उसका सीधा सीधा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 2 ओम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है अगला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अच्छा विद्युत का चालक है? बहुत अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है, पहले भी पूछा गया है। लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा या चांदी? तो सबसे अच्छे विद्युत का चालक कौन-सा होता है? चांदी होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, ध्यान में रखना है। अंगूठा किसको दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा। तो देखिए यहाँ पर धारा जो ऊपर देखो प्रवाहित हो रही है, ये जो दिख रही है आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, ऊपर धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर वो इस डायग्राम के हिसाब से आरोपित बल की दिशा कहाँ है? तो बाईं ओर, दाईं ओर, कागज़ के बाहर आते हुए, कागज़ से भीतर आता। तो आंसर क्या होगा? कागज़ से बाहर आते हुए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है अगला सवाल दे रखा है हमारा कि जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आपको मुझे पता है जब कोई धातु अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी आपकी H2 गैस रिलीज होती है। देखो मैं इसको समीकरण से समझाता हूँ। ये आपका जिंक है, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। उत्पाद में क्या बनेगा? ZnSO4 ZnSO4 प्लस बाद में क्या निकलेगी गैस H2। तो ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2 गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सवाल था। एक उदासीन विलयन का पीएच, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। सीधा सीधा सवाल था। ये सवाल जो था इसमें ये मैंने कल का अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो मैंने ये सवाल करवाया था, लेकिन उसमें ये था कि यहाँ पर असत्य पूछा गया था और यहाँ पर इसने सत्य पूछा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर सत्य पूछा है, ये सेम समीकरण था। इसमें क्या दे रखा है कि सीसा उपचयित हो रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है। सीसा क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सीसा उपचयित नहीं हो रहा है, सीसा का अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल ये सही है कि कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर लेड ऑक्साइड में O की यहाँ पर कमी हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा ऑप्शन, यानी कि द आंसर राइट हो जाएगा। जिसने द आंसर किया वो राइट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आपके फास्फोरस परमाणु के m कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखो कक्षक की बात करें तो यहाँ पर नाम की बात करें कौन से कक्षक, जैसे कि पहला K, L और M। पहले कक्षक देखो 15 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा फास्फोरस का? 2, 8 और 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 और 8 10 हो गए और 5 15 हो गए। तो सबसे बाह्यतम कोष कौन सा है आपका कक्षक? ये वाला कौन सा है? ये K वाला, ये L वाला और ये M वाला। तो M कक्षक में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा C2H6। देखो C2H6 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये कार्बन, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके साथ में भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। तो C2H6 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक बंधुओं की संख्या। देखो CH4 क्या होता है? मेथेन गैस होती है। अब मेथेन की संरचना स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो बंध कितने? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 बॉन्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके बंधुओं की संख्या कितनी है? 4 है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हार्मोन की क्रिया को
नियंत्रित किसके द्वारा करते हैं? तो हार्मोन की क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके पुनर्भरण, पुनर्भरण के द्वारा क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, ध्यान में रखना है। पुनर्भरण, पुनर्भरण के द्वारा क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, ध्यान में रखना है। शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है? आहार यानी भोजन, तो अब आहार श्रृंखला को क्या बोलेंगे? आहार नाल, सॉरी आहार जाल या आहार श्रृंखला बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? आहार जाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार जाल बोलेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत तार सामान्यतः इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि तांबा मेटल है जो क्या होते हैं? नॉर्मली अच्छे चालक होते हैं। विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं या सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? तांबे के तार बनाए जाते हैं। क्लियर? आगे है विद्युत, अगला है तो इसका आ जाएगा विद्युत के चालक, विद्युत के सुचालक। विद्युत के धारावी वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में क्या करती है? वृद्धि करने से बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? आपके वृद्धि करने से क्या होता है? बढ़ता है, सीधा सीधा। मैग्नीशियम रिबिन का वायु में दहन होने पर यौगिक क्या बनेगा? देखो मैं इसको समीकरण से समझाता हूँ। मैग्नीशियम रिबिन, ये मैग्नीशियम है। अब जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए आपको? ऑक्सीजन गैस चाहिए, यानी O2 गैस चाहिए। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO। तो यौगिक हमारे पास क्या बना है? MgO बना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? MgO हो जाएगा। क्लियर? फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा MgO। MgO। सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु, तन्य धातु पता ही है, जब किसी धातु को खींचा जाता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो वो क्या होता है? उसकी लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, वृद्धि होती है उसकी लेंथ में, उसको क्या बोलते हैं? तन्य बोलते हैं। तो सोने और लोहे में सबसे अधिक तन्य कौन सा है आपका? सोना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोना हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लघु, ये अति लघुता में प्रश्न है। श्वसन को परिभाषित कीजिए। पता ही है, श्वसन वह अभिक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अंत श्वसन और बहिःश्वसन, पता है ना? यानी कि उसको इक्वेशन पता है ना कि आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर मैं उसको इसको स्पष्ट रूप से परिभाषा को बताऊं तो जब ग्लूकोज का विघटन या ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में ऊष्मा रिलीज होती है और जल बनता है। उसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन कहा जाता है। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने में नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा होगा? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग। ध्यान में, इसे सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, तो कौन सा भाग होगा? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग होगा। उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण, तो उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण, उभयलिंगी पुष्प किसके बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों भाग पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सरसों हो जाएगा। सरसों क्या होता है? एक सरसों है, गुड़हल है, ये क्या है? उभयलिंगी फूल है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेंडल के प्रयोग में मटर का सफेद फूल का विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है ऑपोजिट। विपर्यासी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग, यानी ऑपोजिट। उसका विपरीत लक्षण क्या होगा? अगर एक फूल सफेद है तो इसका विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा? दूसरा फूल कैसा होगा आपका? बैंगनी हो जाएगा। बस ये लिखना था। किसी वाहन के पक्ष दर्शय के लिए कौन सा, पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? सीधा सीधा सवाल है, उत्तल दर्पण। सीधा सीधा सवाल है, उत्तल दर्पण, ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है? निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है, उसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से होता है? तो विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? आपका वोल्ट मीटर। बड़ा सिंपल सा सवाल था, वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखना है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। तो देखिए भाई, कुछ नहीं करना था आपको, ऐसे चित्र बनाना था। मैं एक बता देता हूँ आपकी, देखो आपको एक चित्र बनाना था इसके अंदर इस प्रकार से। ये इस प्रकार से एक धारावाही कुंडली परिनालिका बनानी थी आपको, और इस प्रकार से आपके अंदर इस प्रकार से आपको एक धारावाही, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा, और आपके इस प्रकार करंट फ्लो होगी। और इसी में से आपको क्या करना था? इस प्रकार से
आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजारना था बस। और यहाँ पर भी इस प्रकार से बनेगी और नीचे भी इस प्रकार से बनेगी, बस ये इस प्रकार से चित्र बनाना था। आगे है CaO प्लस H2O एक्स। देखो उत्पाद में दे रखा है एक्स प्लस ऊष्मा, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो देखो ये CaO क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन कराए तो उत्पाद में क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद में बनेगा CaOH2। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर एक्स की जगह ये बनेगा, आपको ध्यान में रखना CaOH2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बीकर को चित्रित कीजिए। देखो बीकर बनाना था आपको, एक सिंपल सा बीकर बनाना था इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें आपको बीकर बनाना था और इसके अंदर आपको आपको जैसे कि एक तापमापी या एक प्रयोगशाला तापमापी को इस प्रकार से धराना था, तो इस प्रकार से बेसिक आपको एक बीकर ही बनाना था, तो इस प्रकार से ये चित्र था आपका। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है, सूत्र, तो कार्बोक्सिलिक समूह का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, सी है, COOH। बस सिंपल सा सवाल था, कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रकार समूह क्या होता है, COOH होता है, बस ये लिखना था। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध किया है, उसको ये सिद्ध किया है कि भाई अम्ल जलीय विलयन में कौन सा देते हैं, आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, बस इतना लिखना था, 1 नंबर का था आंसर कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, बात खत्म। अगला सवाल है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, उसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है या वायु की अनुपस्थिति में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। सीधा सीधा 2 नंबर का सवाल था। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियाँ क्या होती है, देखो पादपों के अंदर प्रकाशानुवर्तन गति 2 प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन में क्या होता है, आपको पता है कि एक प्लांट के जो पौधा होता है उसकी रूट नीचे की ओर होती है, लेकिन जो इसका जो तने वाला भाग होता है वो क्या करता है, ऊपर की ओर, प्रो यानी शीर्ष ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्रकाश जहाँ से लाइट मिलती है, जहाँ से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो तने वाला भाग है, स्टेम वाला भाग है, ब्रांचेज वाला भाग है, वो ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, तो वो कैसा हो गया, प्रकाशानुवर्तन गति होगी। किस प्रकार की होगी, ये प्रकाशानुवर्तन प्रकार की गति होगी, ठीक है। मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य। देखिए नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं आपके, तो मेल में कौन कौन से जनन तंत्र भाग आते हैं, टेस्टिस होता है, वर्षण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, इसके अलावा आपका पेनिस वाला भाग होता है, ये सारे के सारे भाग होते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 भाग बता रहा हूँ, एक तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वर्षण। वर्षण क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, प्राथमिक जनन भाग है किसका, मेल का। दूसरा है आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती है, जो भी वर्षण आप शुक्राणुओं का निर्माण करती है उसको क्या करती है, शुक्राशय में आगे लेकर जाने का काम करती है, नलिकाओं के रूप में, एक जोड़ी नलिका होती है ये, और ये क्या करती है, शुक्राणुओं को आगे लेकर जाने का काम करती है। तो बस ये 2 आपके क्या करने थे, यहाँ पर कार्य लिखने थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था कि ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा और फिर से पूछा गया है। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाना था, लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाना था, बड़ा सिंपल सा था। जैसे कि यहाँ पर नर है, यहाँ पर मादा है। नर में कौन से होते हैं क्रोमोसोम्स, XY होता है, मादा में XX होता है। तो अगर नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम के साथ में क्रॉस करता है तो XX बनेगा। वापिस X अगर मादा के दूसरे X के साथ में क्रॉस तो भी XX होगा। अगर Y X के साथ में करता है तो क्या होगा, XY, और वापिस Y X के साथ में करता है तो भी क्या होगा, XY। देखो जब XX होगा तो मादा, XX वापिस मादा, नर और नर, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है इसमें किसमें, आपके नर में और मादा यानी लड़की और लड़की होने की। तो ये आपको मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाना था, बड़ा सिंपल सा था। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक बेसिकली क्या होता है कि
और जब मान लो एक जो मतलब दो मीडियम माध्यम है, उस माध्यम में जैसे एक पहला माध्यम दे रखा है, दूसरा माध्यम दे रखा है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है कि पहले माध्यम में कितनी चाल है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यानी कि एन म्यू म्यू बोला जाता है। यहाँ पर म्यू से दर्शाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल पहले में V1 है, इसमें दूसरे में V2 है, तो वो क्या होता है, आपका अपवर्तनांक होता है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर क्या लिखना था, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी वजह से नीला रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग, विद्युत फ्यूज क्या करता है, अतिभारण, अतिभारण पता ना, शॉर्ट सर्किट, सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है, अतिभारण से बचाने का काम करता है, या फिर करंट लगने से, यानी सुरक्षा की दृष्टि से काम है करता है, कौन, फ्यूज करता है। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो आपको एक बुक के अंदर डायग्राम दे रखा है, जो पहले दूसरे चैप्टर के अंदर दे रखा है, उसमें से एक डायग्राम था, वो आपको यहाँ पर बनाना था। 2NaOH प्लस Zn Na2ZnO, यहाँ पर X क्या बनेगा, तो देखो सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पर देखो सार है, ये क्या है आपका सार है, और सार है तो जाहिर सी बात है ये सार जिंक के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर लवण बना रहा है, तो लवण बना रहा है तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो एक्स की जगह क्या आएगा आपके, हाइड्रोजन गैस H2 आएगी। यदि कॉपर आर्द्र आर्द्र यानी कि आपके मॉइस्ट कार्बन, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या होगा, देखो जब कॉपर, अब देखो आर्द्र की बात आ गई तो नमी के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और जब पता है जब कोई धातु नमी के साथ में मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, उसकी परत खरा चेंज हो जाती है, तो कॉपर की परत कैसी हो जाएगी, हरी हो जाएगी, हरे रंग का हो जाएगा कॉपर, और इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सतह कैसी हो जाएगी आपके, हरी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसने क्या हुआ, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन की, तो क्या करता है, कॉपर का रंग कैसा हो जाता है आपका, हरा हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं आपके, संचारण कहा जाता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपके ऋतुस्राव होने का कारण समझाइए, इसकी अवधि लिखी। तो देखो ऋतुस्राव जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, फीमेल के अंदर बेसिकली ये होता है। इसकी अवधि पहले तो कितनी होती है, 28 दिन की होती है, 28 दिन की अवधि होती है। पता है कि बेसिकली 28 दिन के बाद ये हर महीने रिपीट होता रहता है। अब होता क्यों है, क्योंकि पता क्या होता है कि जब एक अंडाणु, जो अंड होता है, एग होता है, जब फर्टिलाइज नहीं होता है, निषेचित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अनिषेचित एग होता है, और जब अनिषेचित एग की संख्या बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, जो फीमेल का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस, उस यूट्रस की जो लेयर होती है, म्यूकस की जो लेयर होती है, तो वह अनिषेचित अंडा क्या करता है, रक्त के साथ में जो गर्भाशय की जो दीवार टूट जाती है, तो उसके साथ में रक्त का स्त्राव होता है, तो उसका जो अनिषेचित अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, उस अनिषेचित अंडे क्या करते हैं, रक्त के थ्रू क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू क्या करता है, उसका रक्त के द्वारा, रक्त के रूप में उसका बाहर स्त्राव होता है, योनि के द्वारा इसका स्त्राव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु स्त्राव बोलते हैं। गर्भ निरोधक युक्ति आपने अपनाने के कारणों को समझाइए, और एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम। देखो गर्भ निरोधक यानी कि आपके एडॉप्टिंग कॉन्टेक्टिव डिवाइस, यानी कि आपको प्रिकॉशन के रूप में या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, गर्भ धारण को रोकने के लिए क्या करते हैं, गर्भ धारण को रोकने के लिए अपने युक्ति का उपयोग करते हैं। तो एक गर्भ निरोधक युक्ति जैसे कि आपका सहेली टैबलेट है, या कॉन्डोम है, कॉपर टी है, तो कोई एक सा लिखना था इसके अंदर, ठीक है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनाने की क्रिया को समीकरण द्वारा कीजिए। देखो वायुमंडल का उच्च स्तर की बात करें तो आपको पता है ओजोन गैस कैसे बनती है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ में एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल एक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, O3 बनेगा, और O3 क्या होती है आपकी, ओजोन गैस होती है। तो O3 क्या बनती है आपकी, ओजोन गैस बनती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपका, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा गिरावट का मुख्य कारण किस रसायन को माना गया है। तो सीधा सीधा बहुत अच्छा सवाल था, यथवा में बता देता हूँ। इसका कारण है CFC। CFC यानी कि सी यानी क्लोरो, एफ यानी फ्लोरो, सी यानी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था। इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था, तो उसकी रोकथाम के लिए मॉनिटर प्रोटोकॉल लाया गया था, अलग अलग संस्थाओं ने इसके लिए बैठक की थी, किस प्रकार से उसको एक बैठक के अंदर बताया गया था किस प्रकार से CFC के उपयोगों को रोका जाए, किस प्रकार से उसको कम किया जाए, ताकि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को गिरावट को होने से रोका जा सके। ओम का नियम पता ही है, ओम ने दिया था, सीधी सी बात है। ओम का नियम आपको प्रतिरोध, ओम का नियम लिखिए, आर को बताइए, R=I, आर बराबर वी आई, R=, यानी कि आपके जो प्रतिरोध जो होता है, यानी कि जब लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, आपको पता है ना। तो 20 समानुपाती आई,
आपने पढ़ा होगा कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न धारा विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि V समानुपाती आई, तो V बराबर क्या हो जाएगा RI, और R बराबर क्या हो जाएगा V/I। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका ओम का नियम। प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी धारा, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, सीधी सी बात है। प्रतिरोध का ये साइन है और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है आपका, ओम होता है। नाइक्रोम के तार में विभवांतर धारा के बीच में ग्राफ बनाना था, तो इसके अंदर धारा में सीधा सीधा ग्राफ कैसे बनेगा आपका, सीधा ग्राफ मैंने भी बताया ना, एक सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ये है, इसमें आपका ये आपका V है, ये I है, और एक सीधी रेखा में क्या बनेगा आपका ग्राफ बनेगा। अगला सवाल, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पता ही है, जब भी किसी भी परिपथ या किसी भी उपकरण के अंदर उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो किस में प्रवाहित चेंज हो जाती है, ऊष्मा में चेंज हो जाती है। और जो ऊष्मा में हीट होती है H, वो किसके, I² RT के क्या होती है, समानुपाती हो जाती है। यानी I² क्या है, विद्युत धारा, I क्या है धारा, R क्या प्रतिरोध, T क्या है आपके समय। तो ये था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और ओम के नियम के अनुसार मैंने अभी बता दिया पिछले, ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाई है, इसमें बता दिया। तो ये आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ध्यान रखना था। क्लोर सार अभिक्रिया प्रक्रिया को समझाइए, इसमें एक समीकरण लिख। देखो क्लोर सार में क्या करना था कि जब भी किसी एक क्लोर, जैसे सोडियम की अभिक्रिया, जैसे कि मैं एक लवण की बात करूँ, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सार के साथ में की जाती है, तो सार के साथ में करने पर वहाँ पर क्या बनता है आपके साथ में, उस कंडीशन में उत्पाद में आपके एलिमेंट लवण बनेगा, साथ में क्या निकलेगी आपके H2O बनेगा साथ में। उस कंडीशन के अंदर आपके समीकरण क्लोर सार को बताना था। और बेकिंग सोडा पर उत्पाद के प्रभाव को दर्शाइए। तो बेकिंग सोडा दे रखा है, खाने का सोडा, खाने का सोडे का फार्मूला क्या होता है आपका NaHCO3। और NaHCO3 को क्या करना था उसके अंदर, आपको पता है जब उसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, हीट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। किस प्रकार से उसका निर्माण होता है वो आपको समीकरण लिखना था इसके अंदर। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। खंड सेक्शन डी है। अमीबा में, अमीबा एक कोशिकीय जीव पता ही है, और अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो उसके संपूर्ण शरीर में एक ही कोशिका होती है। उसके शरीर में क्या होती है, भोजन को शिकार करने के लिए पक्षमा फ्लैजिला पाया जाता है। और फ्लैजिला क्या करती है, पहले तो किसी भी शिकार को पकड़ती है, पकड़ने के बाद फिर क्या करती है, उसका क्या करती है, भोजन ग्रहण करती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ध्यान में रखना। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, इस विधि को ध्यान में रखना। अग्नाशय द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है आपके, ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन पाचन एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ध्यान में रखना ट्रिप्सिन। शुद्धांत्र में पाए जाने वाले दीर्घरोमों का कार्य स्पष्ट कीजिए। दीर्घरोम क्या करते हैं आपके, छोटे छोटे जो दीर्घरोम जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके, भोजन को अवशोषित करते हैं और उसको पचाने का कार्य करते हैं। आपको क्या करता है, ये दीर्घरोम का कार्य होता है बेसिकली। चलते हैं अगले सवाल, पैरामीशियम की पोषण विधि। पैरामीशियम में क्या होता है बेसिकली, उसमें देखो एंडोसाइटोसिस था अमीबा में, पैरामीशियम में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। बाकी जो प्रोसेस होता है जो बेसिकली अमीबा में होता है उस प्रकार से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, जैसे आपको पता है ना, जठर ग्रंथि जठर रस स्त्रावित करती है तो पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बाघ की शुद्धांत्र की लंबाई कम क्यों होती है, शुद्धांत्र क्या होती है, छोटी आंत होती है। अब बाघ का शरीर कैसा होता है, छोटा होता है, उस हिसाब से बाघ मांसाहारी जीव है। और मांसाहारी जीवों की बात करें तो बाघ का शरीर छोटा होता है, और जो मांस खाता है तो उसका जो स्टमक वाला भाग होता है वो जितना बड़ा नहीं होता है। मांस कैसा बेसिकली हार्ड होता है, और उस कंडीशन में उसके शुद्धांत्र की लेंथ कैसी होती है, कम होती है। इसलिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, बाघ की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसी बिंब को, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर रखे प्रतिबिंब को स्पष्ट स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर आपको कौन सा अवतल दर्पण, आपको पता है लेंस दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, और आपके अवतल दर्पण किसी बीम को, और u दे रखा है, तो u दे रखा है तो आपको v निकालना है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो f कितना दे रखा है आपका, 16 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/-16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके माइनस के 1/24 हो जाएगा, 1/24। उस कंडीशन के अंदर जब दोनों का लसअप लोगे तो यहाँ पर ये प्लस माइनस
लसअप हो जाएगा आपके, लसअप लोगे ना तो उसका 16 और 48 का लसअप लोगे तो कितना हो जाएगा आपके, जब 16 और 48 का लसअप लोगे तो उस कंडीशन के अंदर आपके 16 और 48 का लसअप की बात करें तो आपके 16 और 24 सॉरी 24 का 16 का लसअप लोगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 2, आपके 4 6 2 2 हो गया, 2 हो गया, 1 3, तो 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 48 48 हो जाएगा। अब 48 में यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/48, तो 1/48 माइनस में आ जाएगा, और 1/48 माइनस में आ जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -48। क्या हो जाएगा, -48। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -48। क्लियर। अगला है, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बीम के प्रतिबिंब का आरेख बनाना था। देखो तो ये आपके अवतल दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण में बता देता हूँ। ये इस प्रकार से, ये आपका इसका ध्रुव, ये आपका एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ बीच में अब यहाँ पर भी आपका एफ में छोटा सा चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर देखो समझाने के लिए, यहाँ पर भी तो यहाँ पर ऐप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि वस्तु कहाँ रखी है, ऐप और इसके बीच में रखी है, तो यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से गुजरेगी तो यहाँ पर सीधी निकल जाएगी। मैं देखो इसको भी रख दी, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपके पीछे बनेगा, तो यहाँ डॉट डॉट करके बना देता हूँ। फिर जब वस्तु कहाँ से, प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो यहाँ पर मुख्य फोकस से गुजरेगी, और पीछे डॉट डॉट करके मिला रहा हो, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ये पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके, एक एक डॉक्टर जो है +2 डायप्ट क्षमता का लेंस ने देखा था, लेंस की क्षमता, दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक डॉक्टर जो है +2, तो यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर लेंस की प्रकृति आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना यहाँ पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। अब 1/P हो जाएगा तो 1 है, P कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 1 के अंदर 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.5, कितना आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण, तो ये भी आपको लेंस में आपको अब यहाँ पर लेंस बनाना, तो आपका इस प्रकार से उत्तल लेंस बनाना है, और उत्तल लेंस बना के फिर क्या करना, तो आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। ये आपका जैसे कि ये उत्तल लेंस है, या मैं आप रफली डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ पर 2F1 हो जाएगा, यहाँ पर F2 हो जाएगा, यहाँ 2F2 हो जाएगा। और जब ये बोल रहा है कि F1 और F2 के बीच में हो 2F1, तो यहाँ पर जब वस्तु हो तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आपके क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु रखेंगे, और उस कंडीशन के अंदर जब यहाँ पर क्या दे रखा है, F1 और 2F के बीच में वस्तु रखी है, तो यहाँ पर उस कंडीशन के जब वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर जहाँ पर से गुजरी प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरेगी, फिर यहाँ पर जब मुख्य ध्रुव से गुजरे तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। नियम आना चाहिए आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए। मिसेल की संरचना बनानी थी, साबुन अपमार्जक, पता ही है साबुन क्या करता है, मृदु जल के साथ जाग देता है, अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों के साथ में जाग देता है। आपको एक चित्र बनाना है इस प्रकार से, मिसेल का आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से एक चित्र दे रखा है आपके बुक के अंदर, इस प्रकार से एक चित्र बनाना था मिसेल का, तो वो मिसेल प्रोसेस पूरा लिखना। अथवा में दे रखा है कि निहित रासायनिक समीकरण एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया स्टिकरण और सारक के साथ अभिक्रिया के समीकरण आपको लिखने थे, तो दोनों में से मैंने ये बता दिया आपके मिसेल वाला, जिसमें हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, हाइड्रोफिलिक सिरा होता है, तो वो सारा इसके अंदर लिखना था। तो ये था आपका पेपर, बहुत ही मॉडरेट पेपर था, ईजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था, मीडियम पेपर था। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।